नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान काटा चैनल में। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं जनरल साइंस नॉलेज बूस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसके अपन ने 9 पार्ट अब तक पढ़ चुके हैं और ये जो है ये है पार्ट 10। ठीक है, मतलब ये 10वां पार्ट है जिसमें अपन पढ़ेंगे जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले भी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि ज्ञान काटा नाम से है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आगे फ्यूचर में आने वाली वैकेंसीज़ और एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो में आखिरी तक बने रहिए ताकि आपका जनरल साइंस का कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, ए कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म एन इमेज विच इज़। दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि जो कॉनकेव लेंस होता है, मतलब जो अवतल लेंस होता है, वह इमेज को, मतलब जो छवि या जो जो छवि बोलते हैं उस चीज़ को हिंदी में, वो कहाँ फॉर्म करता है, कैसे फॉर्म करता है। तो उसका जो आंसर है, उसका आंसर है अपना वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो जिसको बोलते हैं हिंदी में आभासी और सीधा। तो दोस्तों जो कॉनकेव लेंस है, या जो अवतल लेंस है, वो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट मतलब आभासी और सीधा फॉर्म करता है। ठीक है, बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, द विटामिन इज। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि जो विटामिन होता है वो अपनी एक्टिविटी को करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए कोबाल्ट का यूज़ करता है, तो वो कौन सा विटामिन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है अपना विटामिन B12 है। ठीक है, तो दोस्तों विटामिन B12 है जो अपनी एक्टिविटी को करने के लिए या अपनी क्रिया करने के लिए कोबाल्ट का यूज़ करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ टीयर गैस। तो दोस्तों टीयर गैस का जो घटक है, इसमें पूछा जा रहा है कि टीयर गैस का जो मुख्य घटक क्या होता है। तो उसका घटक होता है क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, तो ये दोस्तों क्लोरोपिक्रीन होता है टीयर गैस के अंदर, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम आंसू गैस। ठीक है, अगला है, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज़ द रेशियो ऑफ। ठीक है, यहाँ पे रेशियो है, रेशियो ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि जो कठोरता का मापांक, मतलब जो रिजिडिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछा है, इसका हिंदी मतलब होता है कठोरता का मापांक होता है, वो क्या होता है, किसका रेशियो होता है। तो इसका जो आंसर है वो है वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है दोस्तों, ये होता है स्ट्रेस वॉल्यूम, मतलब जो तनाव होता है, और जो स्ट्रेन, तो उसमें जो कितना चेंजेस होता है उसका रेशियो होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन ए गैस इन्वॉल्व्स। तो दोस्तों जो साउंड वेव होती है, जो मतलब ध्वनि तरंग होती है, उनका अगर गैस के अंदर प्रोपगेशन कराते हैं तो क्या उसमें होता है। तो उसमें होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों उसमें होता है रुद्धोष्म कंप्रेशन, मतलब सिकुड़ना, और जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन। तो दोस्तों जो ये प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव होता है गैस के अंदर, तो इसकी वजह से ऊर्जा जो रिलीज होती है, मतलब उसमें रिलीज होती है और उसमें अपवर्तन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एटॉमिक, सॉरी यहाँ पे है, एटॉमिक क्लॉक इज़ बेस्ड ऑन ट्रांजिशन इन। दोस्तों जो परमाणु घड़ी होती है वो किसके ट्रांजिशन पे बेस्ड होती है। तो वो होती है सीजियम। ठीक है, यह है सीजियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 55। ठीक है, और जो इसका परमाणु भार होता है वो होता है 132.9। ठीक है, और इसका जो वो किससे लिखते हैं सीजियम को, तो लिखते हैं CS। ठीक है, तो दोस्तों CS से इसको डिनोट करते हैं सीजियम को। ठीक है, तो इसके ट्रांजिशन होते हैं, इस पे बेस्ड होती है परमाणु घड़ी। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। यहाँ पे नीचे लिखा है हर क्वेश्चन के नीचे कि कौन से एग्जाम में कब आए हुए हैं। तो ये SSC CGL में 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता ही होगा कि हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूरोकेटिक सेल इज़ मेड अप ऑफ। तो दोस्तों जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो यूरोकेटिक सेल में किससे बनी होती है। तो इसका होता है आंसर फॉस्फोलिपिड्स। तो दोस्तों जो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है वो होती है फॉस्फोलिपिड्स से बनी होती है यूरोकेटिक सेल्स में। ठीक है, मतलब कोशिका में, यूरोकेटिक कोशिका में फॉस्फोलिपिड्स से बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ द सेल। तो मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि वह कौन सी चीज़ है जो पावर प्लांट या मतलब जो
शक्तिग्रह कहा जाता है एक कोशिका का? तो इसका जो आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2010 में आ चुका है एसएससी सीजीएल में, और कई एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन बहुत बार। तो व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है अपना कि जो विनेगर होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है? तो उसका जो केमिकल नेम है वह है एसिटिक एसिड। ठीक है दोस्तों, जो विनेगर का केमिकल नेम होता है वो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ हेवी वाटर? तो दोस्तों यहाँ पूछा जाता है कि जो भारी जल होता है जिसे अपन D2O बोलते हैं, ठीक है, इसका उपयोग, इसकी क्या प्रॉपर्टी नहीं होती? अपने को ये पूछा जा रहा है कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती। तो इसमें है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेवी वाटर इज़ लोअर देन द दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। तो इसका यही आंसर है, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हेवी वाटर का वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जो नॉर्मल वाटर होता है, जो नॉर्मल पानी होता है, उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और दोस्तों D2O जो है ये हेवी वाटर, ये कहाँ यूज़ होता है? तो ये यूज़ होता है जो पाइपलाइन में लीकेज होते हैं उनको पता लगाने के लिए D2O का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एनर्जी रिलीज्ड? तो दोस्तों किस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है? ठीक है, मतलब एनर्जी का हास होता है, एनर्जी बाहर निकलती है। तो जो इसका आंसर है वो रेस्पिरेशन। ठीक है दोस्तों, रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनिमल्स लिविंग ऑन द इन द, यहाँ पे ट्री नहीं है, यहाँ पे है ट्री। ठीक है, तो ट्री ट्रंक्स, जो पेड़ के तने पे जो रहते हैं पक्षी या जानवर, तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है एर्बोरियल। ठीक है, तो इसका हिंदी में मतलब होता है कि वृक्ष संबंधी या वृक्षों से संबंध रखने वाले जो होते हैं मतलब जो पेड़ के तने पे रहते हैं उनको बोलते हैं एर्बोरियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन इनपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर बी एन देन आउटपुट फ्रिक्वेंसी वुड बी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है अगर उसकी इनपुट फ्रिक्वेंसी एन है तो उसकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगी? तो जिसका आंसर है वह है एन स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी एन स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली विद इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। तो दोस्तों जो ऊर्जा जो ट्रांसफ़र होती है हॉरिजॉन्टली, मतलब ठीक है, हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं एडवेक्शन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अभिवहन। ठीक है दोस्तों, जो क्षैतिज में जो ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है उसको बोलते हैं अभिवहन हिंदी में, और एडवेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉइस इज़ मेजर्ड इन। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ध्वनि किस में मेजर की जाती है? उसकी जो क्या बोलते हैं, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? तो उसकी यूनिट होती है डेसिबल। ठीक है, तो हमेशा ध्वनि डेसिबल में मेजर की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द बर्ड्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज ऑफ। तो जो चमगादड़ है वो रात में फ्लाई कर पाते हैं, मतलब अंधेरे में उड़ पाते हैं। तो वो किसकी वजह से उड़ पाते हैं? तो वो है, इसका आंसर है दे जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। ठीक है, तो वो जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जनरेट करते हैं उसकी वजह से उनको रात में उड़ने में आसानी होती है। ठीक है, ईजिली उड़ पाते हैं वो रात में। नेक्स्ट है व्हाट चेंजेस विल हैपन टू ए बो ऑफ आइस एंड वाटर केप्ट एट एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों अगर एक आइस और जो सिंपल वाटर को अगर एग्जैक्टली 0 डिग्री पे रखा जाएगा तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे? तो जो इसका आंसर है नो चेंजेस। तो दोस्तों उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप मेकिंग इज कॉल्ड। तो मतलब जो ये द आर्ट एंड साइंस, ठीक है, जो कला होती है मैप मेकिंग की उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जो कला या विज्ञान होती है जो मैप मेकिंग की उसे क्या कहते हैं? जो नक्शा बनाने की जो होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है, तो दोस्तों इसे कहते हैं कार्टोग्राफी। नेक्स्ट है सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्लेट्स बिकॉज दे आर। इसका क्या आंसर होगा? मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि जो सिल्वर हैलाइड्स यूज होते हैं फोटोग्राफी के अंदर, ठीक है, फोटोग्राफी प्लेट्स के अंदर, तो ये होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं? तो इसका जो है रिड्यूस्ड बाय लाइट। ठीक है दोस्तों, तो इनको लाइट को कम ज़्यादा करके इनको रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए सिल्वर हैलाइड्स यूज़ होते हैं फोटोग्राफिक प्लेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है टेट्राइथिल लेड। ठीक है, जिसे TL बोलते हैं सिंपली,
वो होता है। तो वो क्या होता है? वो होता है एक एंटीनो कंपाउंड, ठीक है। मतलब एक ऐसा यौगिक होता है जो गैसोलीन्स या पेट्रोल्स जो भी होते हैं इनमें यूज़ किया जाता है। ये यूज़ किया जाता है रिड्यूस द मतलब फॉर रिड्यूसिंग इंजन नॉइस, मतलब ये जो इंजन्स की नॉइस होती है उनको कम करने के लिए एक एडिटिव के मतलब एक मतलब तरह का एडिटिव है जिसको उनमें डाला जाता है पेट्रोल या जो गैसोलीन होते हैं, ताकि उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो ऑक्टेन नंबर होते हैं वो उनके इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो इंजन की नॉइज़ है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये एक तरह का एडिटिव है। नेक्स्ट है सॉरी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान काटा चैनल को, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।